बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। मेरा नाम है शीतल शर्मा और मैं आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। मैं आपको बायो पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चे। तो आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने बोर्ड के एग्जाम की, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, आज हम क्या क्या कवर करेंगे बच्चों। पुष्प, पुंकेसर और लघु बीजाणुधानी। ठीक है, कि पुष्प क्या है, पुंकेसर क्या है और लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है, अभी जैसे चैप्टर है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है ये पता होना चाहिए कि प्रजनन है क्या। हालांकि आप लोग 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, अब एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं कि प्रजनन है क्या। ठीक है, तो प्रजनन या जनन क्या है बच्चों, कि वो एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपनी ही प्रजाति के जीव पैदा करता है। बात समझ में आई। ठीक है, कोई भी जीव, अब कोई भी लिविंग जीव, सजीव। ठीक है, अब जैसे हम इंसानों की बात करें तो इंसानों के बच्चे भी इंसान होते हैं, उनके बच्चे भी इंसान। आम के पौधे की बात करें तो उसका जो अगला जो उसकी जनरेशन होगी वो भी आम की होगी। अमरूद की बात करें तो वो अमरूद होगा। छिपकली की बात करें तो छिपकली के बच्चे भी छिपकली होंगे। गाय भैंस, इनके गाय के गाय, भैंस के भैंस, डॉग के डॉग, कैट। समझे। तो अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है। हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं क्या, प्रजनन। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। चलिए, कई बार जैसे अब हम पढ़ लिया, दिमाग में हमारे बैठ गया, लेकिन कोशिश करो थोड़ा थोड़ा लिखने की भी। ठीक है, लिखने से एक अलग तरीके से चीजें याद होती है। तो प्रजनन में कोई भी सजीव जो अपने ही जैसे संतानोत्पत्ति करता है, समझे, उसको क्या बोलते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। अब प्रजनन को कैसे कैसे विभाजित किया गया है, अगर देखें तो प्रजनन को विभाजित जो किया गया है वो कैसे, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है, क्या है अलैंगिक। अलैंगिक किसे कहते हैं, पहले हम अलैंगिक समझते हैं कि आनुवांशिक रूप से समान संतानें एक ही माता पिता से उत्पन्न होती है। समझे मेरी बात, कि यहाँ पर कि सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत है। समझे, तो मान लीजिए मैंने कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया और इससे इसी की तरीके की संतानें जो उत्पन्न होंगी, बिल्कुल ऐसी ही उत्पन्न हो रही है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल ठीक है, उसके ही जैसी जो संतानें उत्पन्न होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, अलैंगिक जनन। समझे मेरी बात, ये अलैंगिक जनन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आइए क्या, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, दो माता पिता। समझे, तो एक में
मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या, नर मादा, ठीक है। नर को किससे, मेल, मादा को किससे, फीमेल से, ठीक है। और नर में क्या बनते हैं, शुक्राणु। मादा में क्या बनते हैं बच्चों, अंडाणु, ठीक है। और ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और फिर क्या बनाएंगे, ये युग्मनज, ठीक है। और फिर आगे विकास होगा किस चीज का, भ्रूण का। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया को बोलते हैं लैंगिक जनन। आई होप सबको समझ में आई होगी ये बात। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग, उनको पता होगा कि लैंगिक क्या होता है और अलैंगिक क्या होता है, ठीक है। इतना क्लियर, चलिए ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब प्रजनन हमने पढ़ा, प्रजनन के बाद में हमने पढ़ा लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब देखिए ये क्या, ये किस चीज का डायग्राम है, पुष्प का डायग्राम है। तो इसको जरा हम अपने तरीके से समझते हैं, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं, साथ साथ क्या है, नाम भी लिखते रहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, पुष्पासन, ठीक है। फिर इसमें एक पार्ट ये जा रहा है, ठीक है। और ये देखिए यहां पर फिर, ठीक है। फिर इसके अंदर ही इसको बाहर वाले को क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज, ठीक है। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, दल पुंज, ठीक है। अब यहां पर जो है ये किस चीज का भाग है, ये भाग है मादा, इसको क्या बोलते हैं, जायांग भी बोलते हैं बच्चों। तो अगर मादा के भाग देखें तो ये क्या है, वर्तिकाग्र, ये क्या है, वर्तिका, ये क्या है, अंडाशय, ठीक है। और अंडाशय के अंदर क्या बनता है, ये अंडाशय के अंदर देखें तो क्या है, ये बीजांड, ठीक है। तो ये हमने पुष्प का बाह्य दलपुंज, दलपुंज, मादा जनन भाग, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर, नर जनन भाग। ये जो मैं डायग्राम बना रही हूं, ठीक है। ये वाले पार्ट आप देख रहे हैं, तो ये वाला क्या है बेटा, ये देखिए यहां पर वर्तिकाग्र है ना, ये है तंतु, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है, क्या क्या बोलते हैं इसको, पुंकेसर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो और पुंकेसर का जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, उमंग बोलेंगे, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या होता है, ये होता है क्या, पराग कोश, ठीक है, पुंकेसर। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया, हमने क्या बनाया यहाँ पर, ये है
पुष्प की संरचना। ठीक है, पुष्प की संरचना। अब आपका एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम में क्या है, ये देखिए अंडाशय, बाह्यदल, ठीक है, और ये जो येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है ये दलपुंज होता है, ये परागकोश है ये वाला, ये देखिए वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, नीचे अंडाशय, ठीक है, और ये क्या है, ये है पुष्प की संरचना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, तो पानी पी रही थी जरा मैं। तो ये क्या है, ये है पुष्प की संरचना। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने देख लिया। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा प्रजनन क्या है। ठीक है, प्रजनन कितने प्रकार का होता है, अलैंगिक, लैंगिक। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, पुष्प के बारे में पढ़ा, पुष्प की संरचना पढ़ी, पुष्प में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ठीक है, और साथ में हमने क्या देखा, वहां पे हमने देखा क्या, नर जनन भाग, पुंकेसर, मादा जनन भाग, क्या देखा, जायांग, ये सारे पार्ट हमने पढ़े। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये पुष्प की संरचना पढ़ ली हमने, अलैंगिक जनन। ठीक है, अब देखो, देखो पुष्प में नर एवं मादा। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर, इसको लिखा जाए तो देखिए, नर जनन भाग, तो ये क्या है, ये है पुमंग। फिर क्या है, मादा जनन भाग, ये क्या है बच्चों, जायांग। ठीक है, नर जनन भाग एंड देन मादा जनन भाग। तो नर जनन भाग को पुमंग कहते हैं और मादा जनन भाग को क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। ठीक है, तो पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला। अब देखिए, पुंकेसरों का गोला, ठीक है, क्या होगा, पुमंगों से भरपूर। ठीक है, क्या होगा, ये होगा पुमंग। ठीक है, ये देखो, ये मैं बना रही हूं क्या, पुंकेसर, ये गोला है एक तरीके का। तो ये क्या है, एक तो है पुंकेसर, पूरा ग्रुप क्या है, ये पुमंग है। अब इसी में मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या, जायांग। ठीक है, ये वाला भाग ठीक है, दिस इज, ये क्या है बेटा, वर्तिकाग्र, दिस इज वर्तिका। ठीक है, ये क्या है, अंडाशय, और अंडाशय के अंदर जो ये बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, ये है बीजांड। ठीक है, ये जायांग हो गया। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सारे बच्चों को कि नर जनन भाग क्या है, मादा जनन भाग क्या है, इसकी क्या संरचना होती है,
इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सारे हमने पार्ट देख लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ये एक पुंकेसर है, ठीक है, अब आप क्या करो, पुंकेसर को ऐसे कट करो। ठीक है, तो कट करने के बाद में कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ये इनको हम क्या बोलेंगे, पराग कण। समझे मेरी बात? तो अंदर क्या बन रहे हैं, ये पराग कण। तो देखिए यहाँ पर ये पराग कोश है, इसको आप लिखो यहाँ पर, क्या है ये, ये देखिए बेटा पराग कोश। ठीक है, इसी पराग कोश के अंदर क्या है, ये पराग कण है। ठीक है, और यही पराग कण इस तरीके से। तो देखिए पुंकेसर, पुंकेसर का ऊपर वाला भाग पराग कोश, पराग कोश के अंदर क्या है, पराग कण। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट है कि जो पराग कोश है वो द्विपालित, एक एक पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने पराग कोश बना रही हूँ, ये देखो ये क्या है, ये है द्विपालित, दो पालियां हैं। ठीक है, और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ है। तो एक कोष्ठ ये है, एक कोष्ठ ये है, फिर यहाँ पर एक कोष्ठ ये है, ये कोष्ठ ये है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, द्विकोष्ठीय। समझे? तो पराग कोश, पराग कोश में ठीक है, ये वाला दोबारा से लिख देती हूँ। द्विपालित। ठीक है, और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ। तो एक कोष्ठ ये है, ठीक है, और एक कोष्ठ ये है, तो द्विकोष्ठीय। तो द्विपालित और द्विकोष्ठीय। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अभी हम नर जनन भाग के बारे में सारा पढ़ रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब जैसे ये पुंकेसर आपका ये पराग कोश है, ठीक है, पराग कोश का ऐसे कट किया तो ये वाला भाग ये है। ठीक है, अब इस वाले भाग में इसकी और डिटेल्ड स्टडी की गई। ठीक है, तो डिटेल्ड स्टडी करने के बाद में इतना पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को ये दिखाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे बाहर जो इसमें है वो क्या है, देखिए एनसीईआरटी में ये अंतस्त्वचा लिखा हुआ है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, बाह्य त्वचा। याद रखना। ठीक है, इसको दोबारा से लिख देती हूँ, जरा छोटा छोटा लिख देती हूँ। समझे? तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, अंतस्त्वचा, सॉरी बाह्य त्वचा। फिर उसके बाद में क्या है, अंतस्थीशियम है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, मध्य परत है। फिर उसके बाद में कैपिटम है, और फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। समझे मेरी बात? तो इस तरीके से हमने एक लघु बीजाणुधानी की संरचना
देखिए, ठीक है। तो एक लघु बीजाणु को 4 भित्तियों में विभाजित किया गया है। वो पहली भित्ति क्या है? बाह्य त्वचा, ठीक है, बाह्य त्वचा है ना पहली भित्ति। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? बाह्य त्वचा के बाद में अंतस्थीशियम, ठीक है। तीसरी जो लेयर है वो क्या है? मध्य परत, ठीक है। और जो चौथी है वो क्या है? टैपिटम, ठीक है। बात इतनी क्लियर? अगर मैं इसको आपके सामने ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो आप भी देखिए, ये वाला चैप्टर और इससे अगला वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर्स में डायग्राम पे विशेष ध्यान देना है। डायग्राम पे बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली लेयर बनाइए, सारे बच्चे मेरे साथ बनाएंगे। ये हम क्या बना रहे हैं बेटा? ये हम बना रहे हैं बाह्य त्वचा, ठीक है। ये सबसे बाहरी परत हो गई। फिर इसके बाद में आप देखिए, यहाँ पर हमने बाह्य त्वचा बनाया, अब हम क्या बना रहे हैं? अंतस्थीशियम, ठीक है। क्या बना रहे हैं बेटा? अंतस्थीशियम, ऐसे, ठीक है। अंतस्थीशियम के बाद में हम क्या बना रहे हैं? मध्य परत, ये मध्य परत है, ठीक है। और मध्य परत के बाद में अगली जो लेयर है वो कौन सी है? टैपिटम की, ठीक है। और फिर हम इसमें क्या है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो यहाँ पे मैं कोशिका बना रही हूं, ठीक है। अब इनके नाम लिखो, ये मैंने आप लोगों की वजह से ड्रॉ किया है ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस करें। तो सबसे बाहर वाला बाह्य त्वचा, फिर इसके बाद में क्या है? यहाँ पर अंतस्थीशियम, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? मध्य परत, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है? टैपिटम, ठीक है। और ये जो है ये क्या है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है।
तो ये हमने किसका डायग्राम बनाया, हमने बनाया किस चीज का, लघु बीजाणु धानी का। ठीक है, लघु बीजाणु धानी। इतनी बात सबको समझ में आई? बोलिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने ये 4 परतें पढ़ी, अब हम देख रहे हैं किसका क्या काम है। ठीक है, तो अब यहां पर देखें तो जो ये 3 संरचनाएं हैं बाहर की, कौन कौन सी, बाह्य त्वचा, अंतस्तिशियम, है ना, और साथ में क्या है, वो मध्य परत। इनका काम क्या है, एक तो संरक्षण का कार्य है इनका, और ये क्या करते हैं, पराग कोश के स्फुटन में। ठीक है, कि जो पराग कोश है, कि जब पराग कोश, ये पराग कोश है, ये जब फटेगा, ये ऐसे फटा, ठीक है, तो फटने से क्या है, इसके अंदर क्या है, जो पराग कण है वो सारे के सारे क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 लेयर का काम क्या है, एक तो संरक्षण का कार्य है इनका, और साथ में किस चीज का है, स्फुटन में मदद करते हैं। सबसे आंतरिक परत क्या है, टैपिटम है, और टैपिटम क्या करती है, पराग कणों को पोषण देती है। समझे मेरी बात? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या, टैपिटम क्या करती है, पोषण देती है, किसको, पराग कणों। ये 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है जैक बोर्ड में। टैपिटम क्या दे रही है, पराग पोषण देती है, किसको, पराग कणों को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए अब आगे। अब यहां पर ठीक है, कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका। ठीक है, अब बीजाणुजन ऊतक क्या है, कि अभी हमने जो ये लघु बीजाणुधानी बनाया, इसके सेंटर में ही एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजाणुजन ऊतक। ठीक है, और इसमें हर एक कोशिका क्या बना रही है, लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम है इसकी हर एक कोशिका। तो ये क्या बना रही है, लघु बीजाणु, ठीक है, चतुष्टय। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बताते तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, और प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। तो ये देखिए, ये लघु बीजाणुधानी है, इसके यहाँ पर ये वाली कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं हैं जो हमने अभी पढ़ी, कौन सी, बीजाणुजन ऊतक। इसने क्या, ये है क्या, बीजाणु जन ऊतक। ठीक है, ये है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि हर एक कोशिका क्या कर रही है, लघु बीजाणु चतुष्टय। ठीक है, इसने क्या करा, 1 2 3 4, ये क्या है, लघु बीजाणु, ठीक है, चतुष्टय। ऐसे ही बनाया ना बीजाणुजन ऊतक ने, यहाँ पे लघु बीजाणु चतुष्टय। और प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। तो हर एक कोशिका जो है वो क्या बनाती है, पराग मात्र कोशिका। ठीक है, और इससे फिर क्या बने, लघु बीजाणु चतुष्टय। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो ये बन कैसे रहे हैं अगर देखा जाए तो देखिए, पराग मात्र कोशिका जो है उसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, उससे क्या बना, लघु बीजाणु बना। कहां पे हो रहा है, लघु बीजाणुधानी में। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो क्या कि यहाँ पर ये क्या है,
पराग मात्र कोशिका। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे हुआ क्या, अर्ध सूत्री विभाजन। ठीक है, और इससे क्या बना, लघु बीजाणु के निर्माण। और इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है लघु बीजाणु। और ये सारी प्रक्रिया कहां पे हो रही है, ये हो रही है लघु बीजाणु धानी के अंदर। ठीक है, बात इतनी क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ, तो उनसे अब जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें एक मदर कोशिका से 4 डॉटर सेल बनते हैं ना। तो ये क्या है, ये इस तरीके से ये क्या बन गए, 4 डॉटर सेल अगुणित। ये क्या है, अगुणित है, ये हैप्लॉइड है। तो इनको क्या बोला गया, लघु बीजाणु चतुष्क। अब आगे देखिए यहाँ पर, अब परागकण, अब ये सारी प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है, ये सारी प्रक्रिया हो रही है कहाँ पे, ये परागकोश है, परागकोश के अंदर हो रही है। अब परागकोश क्या है, परिपक्व होता है। ठीक है, और अब क्या हुआ कि जो लघु बीजाणु थे, जो चतुष्टक थे, एक साथ थे, वो सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाते, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ऐसे अलग हो गए। ठीक है, ये क्या है, ये है पराग कोश। तो जब ये सारे एक दूसरे से अलग अलग हो गए और इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अगर इसकी संरचना बनाऊं परागकण की, तो इसमें एक संरचना ये बाहर की ओर है, इसको क्या बोलते हैं, बाहर की जो कठोर भित्ति है इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य चोल। ठीक है, और जो अंदर की भित्ति है इसको हम क्या बोलते हैं, अंतः चोल। ठीक है, और इसी के ऊपर, ठीक है, एक ऐसे कवरिंग होती है, और ये कवरिंग किस चीज की मिलकर बनी होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, स्पोरोपोलिन। ठीक है, इस तरीके से कि जो क्या है यहाँ पर हमने देखा, हमने क्या देखा कि जो लघु बीजाणु है ये क्या बनाता है, परागकण बनाता है, और परागकण के ऊपर एक बाहर भित्ति और एक अंदर भित्ति। यहीं पर बच्चों एक और संरचना होती है, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इसको। देखिए ये जो स्पोरोपोलिन है ना, ये स्पोरोपोलिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, क्या होती है कि ये प्रतिरोधक है, मतलब बाहर की किसी चीज को अफेक्ट ही नहीं होने देती, ना ही इसके ऊपर उच्च ताप का, ना ही अम्ल का, और ना ही क्षार का, किसी का भी कोई प्रभाव ही नहीं इसके ऊपर पड़ता। ठीक है, ना तो इतनी ज्यादा ये स्ट्रांग होती है, क्या, स्पोरोपोलिन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर एक संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बोला था जर्मपोर, या हम इसको क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। ठीक है, और इस जनन छिद्र से ही क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है, और जिस भी जगह पर ये जनन छिद्र होता है वहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होती। ठीक है, अब परागकण की ही जो आंतरिक भित्ति है, अंतः चौड़ी, ये कैसी है, पतली है। ठीक है, और किस चीज की मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की। इसको हम लिखते हैं यहां पर क्या, अंतः चोल।
ठीक है, किस चीज की मिलकर बनी होती है ये? सेलुलोज प्लस पेक्टिन। ठीक है, अब परागकण जो है इसके अंदर क्या है? एक प्लाज्मा भित्ति से। ठीक है, तो यहां पर ये परागकण है। ठीक है, इस परागकण के अंदर क्या है? ये क्या है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे क्या है? एक मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, भित्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मा भित्ति। ठीक है, इस तरीके से। तो ये परागकण है। अब इस परागकण के अगर अंदर आप देखोगे तो आपको 2 कोशिकाएं नजर आएंगी। ठीक है, 1 मिनट बेटा। एक सेकंड देखती हूँ डायग्राम है या नहीं है, वरना फिर मैं बना के दिखाती हूँ आपको। चलिए मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अब क्या है? जिस तरीके से हमने परागकण का बारे में पढ़ा और देखा, ठीक है, तो यहीं पर ठीक है, ये परागकण। ठीक है, और परागकण में कोशिकाएं। तो एक कोशिका मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाई, लिखा है ना, काई कोशिका बड़ी होती है, इसमें खाद्य भंडार विशाला निम्नकृत अनिकृत होता है। और साथ ही मैंने यहाँ पर क्या बनाई? एक और कोशिका बनाई, जिसको क्या बोलते हैं? जनन कोशिका। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे? ये क्या है? कायिक कोशिका। ठीक है, और दूसरी क्या है बच्चों? ये है क्या? जनन कोशिका। ठीक है, और इसी कायिक कोशिका के अंदर क्या है इसमें अगर देखा जाए तो? ठीक है, खाद्य भंडार, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? केंद्रक। ठीक है, इस तरीके से अनियमित केंद्रक। यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या? अनियमित। ठीक है, और इसी जनन कोशिका क्या होती है? ऐसी छोटी। तो किसका डायग्राम है? पराग कण का। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और जो जनन कोशिका है वो क्या, कि जैसे मान लीजिए ये है क्या आपका कायिक कोशिका, ठीक है, और इसी कायिक कोशिका के अंदर क्या है? जब जनन कोशिका ऐसे तैरती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? जनन कोशिका तैरती रहती है। समझ में आ गया बेटा सबको? बोलिए। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये हटा देते इसको। चलिए अब देखिए, जो आवृत बीजी पौधे एंजियोस्पर्म है 60% में, ठीक है,
पराग कण जो है क्या, कि दो कोशिकीय चरण में झड़ते हैं। तो दो कोशिकीय चरण कौन से हैं? चरण क्या, एक क्या है, एक क्या है बच्चों, कायिक कोशिका, ठीक है, और दूसरी क्या है, दूसरी है जनन कोशिका, ठीक है, ऐसे झड़ते हैं ये। और शेष मतलब जो 40% बचे हैं उनमें क्या है कि जो जनन कोशिका है, ठीक है, ये जनन कोशिका, ठीक है, ये कौन सा विभाजन हुआ यहाँ पे, समसूत्री, ठीक है, और ये क्या हुआ कि जनन कोशिका सब विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले, तो देखिए ये जनन कोशिका ये क्या बनाती है, नर युग्मक बनाती है, क्या, दो नर युग्मक, ठीक है। तो क्या हुआ, एक तो हो गई क्या, देखिए एक क्या हो गई, कायिक कोशिका, ठीक है, और दो क्या हो गई, नर युग्मक, ठीक है। इस तरीके से क्या हुए ये तीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 40% आवृत बीजी में जो परागकण गिरता है वो कैसे गिरता है, तीन, लिखा है ना, तीन चरणीय, ठीक है, कि परागकण के झड़ने से पहले तीन चरणीय कौन सी स्टेज बनती है, ये 40% आवृत बीजी पौधे, ठीक है, कैसे होते हैं, तीन चरणीय अवस्था में, ठीक है। कितनी बात समझ में आई सबको? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए परागकण से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, जैसे कुछ लोगों को पार्क में जाने से एलर्जी होती है, फूल सूंघने से एलर्जी होती है, कि परागकण उनमें क्या करते हैं, उनमें एलर्जी कर देते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में प्रॉब्लम करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से श्वसन नहीं कर पाते, ठीक है, और उनके जो दमा है और जो श्वसनी शोथ है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। उनको क्या है, उनको परागकण से बच्चों एलर्जी होती है। जैसे अब कुछ अनाज जैसे धान है, गेहूं है, ठीक है, तो इनमें क्या है कि जो परागकण है अपनी जीवन क्षमता मतलब 30 मिनट में ही खो देते हैं, ठीक है, गेहूं और धान में। और जबकि कुछ जैसे रोजेसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी है, सोलेनेसी है, इनमें जो इनकी क्षमता है वो क्या होती है, कई महीनों तक बनी होती है, ठीक है, इनकी जीवन क्षमता। ध्यान रखिएगा कि किसमें 30 मिनट में ही खो देते हैं अपनी जीवन क्षमता और कितने में महीनों तक बनी रहती है। ये देखिए ये कुछ इनके प्रोडक्ट हैं, ठीक है, कि इसका कहाँ कहाँ उपयोग है, कहाँ पे किस तरीके से इनका, ये परागकण से टैबलेट बने हुए हैं, परागकण से सिरप बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब परागकण है कोई बहुत अच्छा पौधा है जिसकी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली यूज है, जो बहुत ही ज्यादा जिसका मेडिसिनल यूज है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे कृत्रिम गर्भाधान के लिए तो बहुत सारे जानवरों के या मनुष्यों का भी जो वीर्य और जो शुक्राणु होता है ना, उनको स्टोर करके रखा जाता है, समझे, कि शुक्राणु और वीर्य को इनका क्या करते हैं, स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। और बहुत सी प्रजातियों के परागकण को कहाँ पे, द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ
समझ में आई? तो जैसे उनके वीर्य को स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसे ही परागकण को भी द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री पर स्टोर करके रखते हैं। तो जहां पर पॉलन ग्रेन को, परागकण को स्टोर करके रखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कि भंडारित पराग का उपयोग, भंडार जिस तरीके से, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? पराग भंडार, पराग बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको स्टोर करके रखा जाता है ताकि इनकी जो जीवन क्षमता है खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो आज हमने नर जनन भाग के बारे में पढ़ा, आज हमने परागकण के बारे में पढ़ा, लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ा, पुष्प की संरचना पढ़ी। इनको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं कि पुष्पों द्वारा अपनी जनन कोशिकाओं या युग्मकों का प्रयोग कर नए पौधे को जन्म देने की प्रक्रिया लैंगिक प्रजनन। फूल वाले पौधे जिन्हें एंजियोस्पर्म या आवृत बीजीवी पौधे बोलते हैं। ठीक है, और देखिए पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से फूल के चारों ओर घूमता है, जिससे नर और मादा दोनों युग्मक होते हैं। ठीक है, नर मतलब शुक्राणु, मादा मतलब अंडाणु, नर युग्मक। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मादा वाले भाग को सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कुछ चेंज करना है, कुछ आपको दिक्कत है पढ़ने में, और हमारा फिलो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। विदिन 60 सेकेंड आप किसी भी टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप इवन अपने आप फेवरेट टीचर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बेटा, अब मैं क्लास को एंड करती हूँ। बाय एवरीवन।